मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। आज मैं आपको एक ख़ास मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने साल 2016 में सेव हिस्टोरिक पटना कलेक्टेरिएट नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की थी। और देखते ही देखते 5 साल में ये कैंपेन एक मूवमेंट में तब्दील हो चुका है। आज इस मूवमेंट में 2500 से ज़्यादा लोग दुनिया के 20 से ज़्यादा मुल्कों से जुड़े हुए हैं। तो इस कैंपेन की शुरुआत करने वाले कुणाल दत्त साहब से हम आज बात करेंगे, क्यों, कैसे और किस वजह कर उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की थी और क्या उसका रिजल्ट उन्हें देखने को मिल रहा है। तो कुणाल दत्त साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेरिटेज जी, टाइम्स में। तो कुणाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक मूवमेंट चल रहा है सेव हिस्टोरिक पटना जी। कलेक्टेरिएट। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये एक मूवमेंट की शक्ल किस तरह से लेता है? उमेर, बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए। और सिव हिस्टोरिक पटना कलेक्ट्रेट जो कि एक नाम आज एक मूवमेंट में तब्दील हो चुका है। आपने सही फरमाया कि 2016 में हमने इसे एक ऑफ़िशियल शक्ल में तब्दील किया था। इसके पहले जो भी कार्य हमने किया वो बहुत ही एक एमरफस वे में के तरीके से होता था। लेकिन जब 2016 में सरकार ने ये डिसीजन लिया कि पटना कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को भी गिराई जाएगी और एक नई इमारत खड़ी की जाएगी, तो तब हमें बहुत चोट पहुंची, क्योंकि ऑलरेडी पटना जैसे ऐतिहासिक शहर ने बहुत कुछ खो रखा है। चाहे वो 2010 में बांकीपुर का जेल हो, 2018 में अंजुमन इस्लामिया हो अशोक राजपथ पे, या 2019 में न्यू मार्केट का गोल मार्केट हो, जो पटना का ही नहीं पूरे बिहार का फर्स्ट प्लान्ड म्यूनिसिपल मार्केट था वो। तो इन इन कहीं न कहीं इन लॉसेस, खैर गोल मार्केट और इसकी जो जो डिस्ट्रक्शन होती है वो तो इस कैंपेन के दौरान होती है, बट कहीं न कहीं हमें अंदर से ये था कि इस कैंपेन के शुरू होने के बाद हम अब नई धरोहर कोई नष्ट नहीं होने देंगे हम। तो अगर हम इसके पूरे कैंपेन की जो आज मूवमेंट में तब्दील हो चुकी है उसकी बात करें, तो 2016 के पहले तक जितनी बिल्डिंगें गिराई गई, ऐतिहासिक इमारतें गिराई गई, एक तरीके से हमें उन इमारतों ने एक आवाज़ दी कि हमारी आवाज़ भी कोई सुनो। जैसे आप कहते हैं ना कि दबे कुछ लोग के लिए आवाज़ होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, माइनॉरिटीज़ कमीशन है, और कई कई तरह के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल या क्वाज़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होते हैं जो इन मुद्दों पर ख्यालात रखते हैं या इन मुद्दों से समाज को एक नई दिशा देते हैं ताकि एक बेहतर समाज बन सके। लेकिन हमें लगा कि बिहार में जो हेरिटेज के साथ जो गलत हो रहा है, या पटना शहर जो राजधानी की बात करें, उसके लिए ना तो कोई कमीशन है, ना जैसे कि बम्बई में है, जैसे कि कलकत्ता में है। कलकत्ता में इनफैक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट हेरिटेज कमीशन भी है और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेरिटेज कमेटी भी है। तो वो शहर के लिए अलग है और पूरे बाकी प्रदेश के लिए एक अलग कमीशन है। तो हमें ये चीज़ बहुत खलता था अपने अंदर से कि और खैर हम हेरिटेज प्रेमी एक तरीके से खुद माइनॉरिटीज़ हैं, तो मैं इस बात को हमेशा कहूँगा कि हेरिटेज प्रेम करना माइनॉरिटी से भी छोटा माइनॉरिटी होना है, क्योंकि आप और बट इसकी खूबसूरती ये है कि हमारे हेरिटेज प्रेमियों में कोई धर्म की, कोई जात की, कोई रीजनल कास्ट क्रीड की कोई डिफरेंसेस नहीं है। वी आर ऑल हेरिटेज लवर्स। सो इसी प्रेम के फाउंडेशन से हमने 2016 में सेव हिस्टोरिक पटना कलेक्ट्रेट की शुरुआत की। और मुझे आज भी याद है कि 3 अप्रैल 2016 को मैंने पहली बार फेसबुक पेज बनाया था, एंड फ्रॉम वन वी आर नाउ मोर देन 2500 पीपल इन मोर देन 20 कंट्रीज। सो ये बात हमें बहुत सुकून भी देता है, क्योंकि हमारा मकसद इस कैंपेन के जरिए लोगों को जोड़ना था और सारे हेरिटेज प्रेमियों को जोड़ना था। ये कैंपेन महज केवल पटना के लोगों के लिए नहीं है कि केवल ये कोई भी लोग जो पटना से प्रेम करते हैं, कोई भी लोग जो धरोहर से प्रेम करते हैं, और जैसा हमने कहा कि दो 20 मुल्कों के लोग से ज़्यादा मुल्कों के लोग इससे जुड़े हुए हैं जो धरोहर को समझते हैं, तो इसीलिए इस तरीके से हमने इसकी शुरुआत की।
तो कुणाल साहब, जैसा आपने बताया 2016 में आपने पेज शुरू किया, तो तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। जी, अभी कुछ महीनों में हमारा सालगिरह आने वाला है। हाँ, तो ये 5 साल में किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या चेंजिंग आई है, क्या लोगों का क्या जुड़ाव हुआ है, क्या स्टेटस है इस पूरे मूवमेंट को लेकर? जी, 2016 की अगर मैं बात करूं तो सबसे खूबसूरत बात 2016 की ये थी कि डच एम्बेसडर साहब ने चिट्ठी लिखी थी नीतीश कुमार साहब को, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपील किया था कि इसे एक शेयर्ड हेरिटेज के रूप में माने दोनों देशों के बीच का, और एक साझी विरासत के रूप में देखें। और उन्होंने अपनी तरफ से भी पहल की थी और ये अनुरोध किया था सरकार से कि नॉट ओनली दैट द बिल्डिंग शुड बी लिस्टेड अंडर द बिहार स्टेट आर्कियोलॉजी, but they had offered to hold a joint workshop with NIT Patna Architecture Department. दुख की बात यह है कि इन दोनों मुद्दों को, इन दोनों अनुरोध को नहीं सुना गया अभी तक। और 16 के बाद से खैर मामला थोड़ा सा सॉफ्टन हो गया और सबड्यूड हो गया एक तरह से कहेंगे। और उसके बाद लोगों को लगा जैसे शायद उनकी चिट्ठी का एक बहुत पॉजिटिव असर हुआ है और शायद अभी ये रास्ता टल जाएगा। अब ये जो तकलीफ हमारे जो तलवार ऊपर लटकी हुई थी शायद वो हट जाएगा। लेकिन फिर 2019 के सेकेंड हाफ में हम लोगों ने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लग गई, दी साइट फॉर न्यू समाहरणालय। तो फिर हमें लगा कि नहीं, शायद अब ये फिर से वापस आ रहा है, ये जो 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 चीज़ें, जो डर थी हमें जिस चीज़ की। बट इन 5 सालों में जो वो पूरा करने जा रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली डिफरेंट स्टेट से लोग जुड़े हमारे पास आए और लोगों ने मैसेजेस भेजे कि हम पटना के साथ, हम बिहार के साथ खड़े हैं, उसकी धरोहर के लिए खड़े हैं, हम पटना कलेक्टेट के साथ खड़े हैं। और कलाकारों ने इनफैक्ट आपको मैं बताऊंगा, पटना के एक कलाकार हैं, उन्होंने अपने नेल्स पे पटना कलेक्टेट की पेंटिंग करके सपोर्ट दिखाया। स्कॉटलैंड के एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने 1 महीना लिया, हमें उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भेजी, उन तस्वीरों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्केच तैयार किया। वडोदरा के एक शख्स हैं, रहने वाले हमारे सपोर्टर हैं, उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन करके इसको सपोर्ट दिखाया। जो आपने पूछा कि इन 5 सालों में क्या आया, तो मैं कहूँगा इस पिछले लॉकडाउन से ही सबसे बड़ा इसमें मुझे कहूँगा जो मूवमेंट का जो स्पीड हुआ है, जो पेस पकड़ा गया है, वो इस लॉकडाउन में हुआ है। तो क्योंकि हमने उस लॉकडाउन में इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया, खासकर इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने लाइव सेशंस किए कंटिन्यूसली। और उसके पहले जो एक सपोर्ट था लोगों का हमारे फेसबुक कैंपेन पेज के थ्रू था, तो वहाँ पर भी लोग आते थे, जुड़ते थे। और मुझे मैसेजेस सिंगापुर से भी आए हैं, मैसेज बेंगलोर से भी आते थे, कभी कभी और दूसरे देशों से आते थे, और वो कहते थे कि आप हमें बताइए हम कैसे इस कैंपेन को जुड़ करके पटना की विरासत की सुरक्षा के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस कैंपेन के ज़रिए हम उन लोगों तक अपने वतन और अपने प्रदेश और अपने शहर के प्रति जो प्रेम था उसको फिर से जगा पाए, और धरोहर के प्रति जिसे कहते हैं जो प्रेम, जिसकी कोई परिभाषा और भाषा नहीं होती है, वो भी, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि अमेरिका से जितना सपोर्ट है शायद पटना से उससे कम आ रहा है। हम चाहते हैं कि पटना वाले लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट करें, और मैं इसलिए अपील करूँगा कि पटना के सब लोग जुड़ें। आप लोग का प्रेम मिलता रहे। आप लोग जितने लोगों ने भी प्रेम दिया है, बहुत प्रेम दिया है, लेकिन थोड़ी कंजूसी रह गई। मैं चाहूँगा कि आप लोग और आगे। ये एक सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने कहा कि 2016 से आप इस मूवमेंट को चला रहे हैं, आप लोगों की एक कोशिश है और लगातार लोग इससे जुड़े भी रहे हैं। तो इसी बीच में पटना शहर की अगर बात की जाए, अगर बिहार की बात की जाए तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पटना में 3 मॉन्यूमेंट का मैं एग्जांपल दूंगा। वो इसलिए, एक पहला जैसे गोल मार्केट का जिक्र आपने खुद किया, दूसरा अंजुमन इस्लामिया हॉल जो 1885 में बना था, उसे तोड़ा गया। फिर इसी बीच में एक और इमारत थी जिसके बारे में क्लेम है सिकंदर मंजिल कि महात्मा गांधी उसमें आके 1917 में ठहरे थे। हाँ, उसका जो हिस्सा टूटा वो साल 2017 में, यानी 100 साल होने पे, जहाँ पर एक तरफ पूरे बिहार और हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा था, हर जगह गांधी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे गांधी बिहार आते हैं सबसे पहली बार ठहरे थे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन।
तो उसको तोड़ दिया जाता है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि एक तरफ को और दूसरी तरफ सरकार हुकूमत सभ्यता द्वार बनाती है, अलग अलग इमारत खड़ा कर रही है और हेरिटेज म्यूजियम भी बनाए गए हैं। तो इस चीज़ को आप क्या देख रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं कि एक तरफ तोड़ा जाता है, दूसरी जगह बनाया जाता है, एक तरफ सेलिब्रेशन होता है, दूसरी तरफ उसी चीज़ को मानदंड किया जाता है? जी हाँ। उमर भाई, इसको मैं एक सामाजिक रूप में भी देखता हूँ और एक मानसिक जो मनोवैज्ञानिक कहूँगा मैं, दोनों पहलुओं को देखता हूँ मैं कि हम क्या ऐसे समाज में तब्दील होते जा रहे हैं जहाँ हमें डेमोलिशन से अब तकलीफ नहीं होती है। आर वी टर्निंग इनटू अ सोसाइटी विच इज़ टोटली इन्योर टू द एक्ट ऑफ डेमोलिशन? पहले शायद हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में किसी गलत चीज़ों को देखकर सिहरन सी होती थी कि अरे ये अंजुमन इस्लामिया था, ये कहाँ चला गया? ये गोल मार्केट था 2019 में, एकाएक ये जून में ख़त्म कैसे हो गया? ये जो सवाल जो हमारे अंदर कौंधने चाहिए थे, ये सवाल ही बंद हो गए हमारे अंदर आना। अंजुमन इस्लामिया के ठीक सामने 1947 में हैदर इमाम साहब का बनाया हुआ पटना मार्केट है। आप उससे वाकिफ़ हैं। पटना मार्केट, इतनी बड़ी संख्या में पटना के लोग जाते हैं, उसी के ठीक सामने अंजुमन इस्लामिया है। अब नहीं है, लेकिन क्या हमारे अंदर ये सवालात नहीं उठने चाहिए थे कि आखिर ये एकाएक गायब हो गया तो कहाँ चला गया ये? और अगर गायब कर दिया गया तो कोई मैजिक तो नहीं हुआ? कोई पीसी सरकार साहब तो नहीं आकर के उन्होंने गायब करके उसको कहीं वापस आसमान में भेज के वापस ले आएंगे उसको, टू यूज दैट ह्यूमर एलिमेंट। लेकिन वो सेंस ऑफ लॉस जो है, हम कहीं ना कहीं आज एक ऐसे, खासकर हम सब एक ही समाज से हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। हम कहीं ना कहीं एक सामाजिक लेवल पे हमारे अंदर एक डिसइंटीग्रेशन हो गया है कि हम नॉट ओनली वी नाउ lack that sense of appreciation for aesthetics, but we also do not have a sense of loss. See, आप जिसे कहते हैं ना inheritance of loss, पटना has loss of inheritance. हम जिस चीज़ को, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई चीज़ें जो अगले जनरेशन तक आनी चाहिए थी, वो लॉस हो रही है हमारे बीच में। तो आप हिस्ट्री का सेंस तब बात करते हैं जब आपको लॉस के सेंस का बोध हो, क्योंकि हमारे पास लॉस सेंस खत्म हो गया उमर भाई। ये तकलीफ देने वाली बात है। मैं कहूँगा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हम किस तरह का मटेरियल कंज्यूम करते हैं, लिटरेचर कंज्यूम करते हैं, सिनेमा कंज्यूम करते हैं, किस तरह की बातें होती हैं हमारे मीडिया में, चैनल में, अखबारों में, ये सब एक फैक्टर्स होता है एक समाज को, एक कॉन्शियस समाज को क्रिएट करने में, स्पेशली द रोल ऑफ यूथ। तो मुझे जब मैं यूथ, पटना के यूथ जिससे हम और आप उसी यूथ सेगमेंट के हिस्सा हैं, जो पूछता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा ये टूट गया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस लॉस से अनभिज्ञ हो जाना, बिल्कुल, मतलब उस लॉस को अब समझने के लिए भी हमारे अंदर वो इंद्रियां हमारी अब नहीं ताकत हैं, या हम उसको उस तरह का अपने सेंसेस को हमने इस तरह का बना लिया है कि अब हमें लॉस का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, मोर देन द डेमोलिशन, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर लॉस का सेंस हो जाएगा कि दिस इज अ ट्रेजर ऑफ माई सिटी, ये हमारे समाज का, हमारे जर्नी का, एज ए शहर जो हमारा पटना है, बिहार जो हमारा प्रांत है, और देश जो हमारा इंडिया है, उसकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक ट्रेजर है, एक आर्किटेक्चरल जेम है, और कहानियों का भंडार है वो। तो हम सब कुछ खो रहे हैं, हम अपनी कहानी को भी खो रहे हैं उमर भाई। तो आपने जैसे ये पूरा, अगर मूवमेंट को, अगर इस पूरे कैंपेन को देखा जाए तो बेसिकली ये पूरे दुनिया के हेरिटेज पे है बेस्ड, लेकिन इसका जो सेंटर है उसे आपने पटना बनाया है। तो पटना के बारे में कहा जाता है, पटना दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो मौर्य टाइम से, और उससे पहले भी उसकी एक बेसिक हिस्ट्री है। और उसके बाद अगर मिडिवल टाइम में कहा जाए तो शेर शाह सूरी, जिसने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, उसने वापस पटना शहर को बसाया। फिर औरंगजेब के पोते अजीमुशान ने पटना को बसाया। फिर इसके बाद जब यूरोप के लोग हिंदुस्तान आए तो उन्होंने पटना को अपना सेंटर बनाया। फिर 1912 में बिहार स्टेट बनता है, पटना उसका कैपिटल बनता है। और आज के डेट में
तो ये एक चीज़ देखा जाए तो पटना एक हिस्टोरिकल काफ़ी उसके पास जो अगर बात की जाए तो हर दौर में उसके पास कुछ ना कुछ है, चाहे मॉडर्न की बात की जाए, मेडिवल की बात की जाए या एंशियंट की बात की जाए, ये तीनों से पटना जुड़ता है। तो इसमें भी मतलब इतने कुछ होने के बाद भी पटना शहर का ये हाल है, इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? उमर भाई, इस पे मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हमारे पटना शहर में या बिहार प्रांत में एंशंट हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने का जो एक सिंड्रोम है ना, ये आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम क्यों अपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ये पाटलिपुत्रा की महान धरती, आप एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे तो पाटलिपुत्रा की धरती पर आपका स्वागत है, आप इस तरह के स्लोगन ईयरिंग इलेक्शन में सुनते हैं आप। लेकिन मैं, जो लोग भी सुन रहे हैं या जो लोग और भी हैं जो बाद में शायद देखेंगे इन चीज़ों को, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि या जो लोग पटना से वाकिफ़ हैं शहर के इतिहास से या उसकी जो महिमा मंडन करते हैं, कि आप मुझे बताइए, मैं पाटलिपुत्रा अगर मैं अभी किसी अपने दोस्त को दिखाना चाहूँ तो मैं कहाँ लेकर जाऊँ उसको? मैं उस कुम्हरार में जहाँ के 80 पीरियड हॉल को भी हमने फिर से बेरी कर दिया है, बुलंदी बाग में जहाँ पे हमने कॉलोनी बना दिया उसी साइड के ऊपर में। तो हम किस एंशिएंट हिस्ट्री को ग्लोरिफिकेशन करते हैं? नंबर वन, वी शुड स्टॉप ग्लोरीफाइंग हिस्ट्री एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रिजर्विंग हिस्ट्री। नंबर टू, आपने बात किया कि पटना का हिस्ट्री एक कंटिन्यूस हिस्ट्री है, मोर देन 2000 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूसली लिव्ड सिविलाइजेशन। बनारस, इलाहाबाद जैसे शहर हैं जिनके पास इतना, और विदेशों में बात करें तो पॉम्पेई जो ग्रीस में है, वो उनके पास इतना अनोखा कंटिन्यूस हिस्ट्री है सिविलाइजेशन का, जो कभी भी बिना मतलब लिव्ड हिस्ट्री है कंटिन्यूस सिविलाइजेशन की। तो पटना का जो क्यों कनेक्टेड, मुझे लगता था कि एक बहुत ही इंटेग्रल एलिमेंट है इस पूरे इतिहास की कहानी को कहने के लिए, पटना के इतिहास की और धरोहर की दास्तान को कहने के लिए, क्योंकि कि हम पटना कलेक्ट्रेट को एक ब्रिज के रूप में देखते हैं। हम पाटलिपुत्रा से पटना फ्लाइट पकड़ के तो नहीं आ गए ना। पाटलिपुत्रा से पटना की जर्नी एक लीनियर जर्नी है, जिसके बीच में मेडिवल हिस्ट्री भी आती है, कलोनियल, प्री कलोनियल आती है, कलोनियल आती है, और फिर आज का जो एक मॉडर्न पटना जिसे हम कहते हैं। खैर, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो ब्रिटिश पीरियड से ही हम इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक हम इस रास्ते को ही नहीं समझेंगे, और हम चाहते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें और हम आज के पटना की बात करें, लेकिन हम इस बीच का जो रास्ता है पहुंचने का, हम इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। पटना कलेक्ट्रेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है यहाँ पे, वो पटना को अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाते हैं, हमें ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो कहीं और भी जा सकते थे? उन्होंने पटना को ही क्यों चुना? पटना को चुनने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पटना का जो भौगोलिक जो लोकेशन था, जो जियोग्राफिकली जो पटना था, उसकी इतनी वैल्यू थी उस वक्त। गंगा के किनारे बसा एक इंपॉर्टेंट शहर, कल्चरली रिच, इकोनॉमिकली रिच, जियोग्राफिकली रिच, टोपोग्राफिकली रिच, और ऑफ कोर्स पाटलिपुत्रा की कहानियां जैसे आज भी कहते हैं, उस वक्त भी लोग जानते थे उस पुराने शहर की दास्तान। लेकिन आज हमने उसे महज एक अफीमी इतिहास बना के छोड़ दिया है। हम कहते हैं कि हम इस बिल्डिंग को क्यों बचाएं, क्योंकि इसका रिश्ता अफीम से है या अफीम के व्यापार से है। अफीम का व्यापार किसी जमाने में एक वैध व्यापार था, इट वाज अ लीगल बिजनेस। जस्ट लाइक कि आपने लिकर का बिजनेस किया और 2016 से बिहार में लिकर का प्रोहिबिशन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, जितनी भी बिल्डिंगें जहां शराब पहले बिकती थी सबको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए? नंबर वन। नंबर टू, कोई भी इतिहास जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप उसको कंटेम्प्रेरी प्रिज्म से या आज की मॉरल कंपस से नहीं आप उसको जज कर सकते हैं। ओपियम का ट्रेड था, एक पूरे इकोनॉमी का हिस्सा था, उस पर किताब लिखी गई है। एंग्लो चाइनीज वॉर हुए हैं, ओपियम वॉर्स हुए हैं दोनों के बीच में, और पटना से अफीम जाता था कैलकाटा से फिर वहां पे फर्दर वो जाता था। तो ये एक अमेजिंग वर्ल्ड हिस्ट्री है जिसका हिस्सा पटना रहा है। तो हमें अपने इतिहास से रूबरू होना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि इतिहास को रौंद करके, डिस्ट्रॉय करके और फिर ये कहना चाहिए कि ये तो हमारे इतिहास को हम अच्छा नहीं मानते हैं तो हम सैनिटाइज कर देंगे इसको। आजकल सैनिटाइजेशन की बहुत बात होती है, तो हम इतिहास को सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं और इतिहास को जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास खुद में कहानियों को
और जैसे मैंने कहा पाटलिपुत्र से पटना तक की पहुंचने की जो जर्नी है उसमें पटना कलेक्ट, अब मैं इसमें बहुत अनोखी बात बताऊंगा। आपने बंगाल का चर्चा की और आपने बिहार के पृथक राज्य बनने की चर्चा की। अब आप देखिए पटना कलेक्ट्रेट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 1857 में जो म्यूटिनी होती है, मेरे ख्याल से हमें रिकॉर्ड चेक करना होगा, बट म्यूटिनी के कुछ महीने पहले ही पटना कलेक्ट्रेट यहाँ शिफ्ट हो चुका था, या we'll have to check exactly whether it was around the same time or just after it, but 1857 में आज की जो इमारत है वो पटना कलेक्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल हो रही है। आप सोचिए कि जब अफीम का व्यापार चल रहा था, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारे प्रॉपर्टीज को 1824 में एंग्लो डच ट्रीटी होती है, लंदन में साइन होती है, और उसके जो भी मोडालिटीज होती है उसके अनुसार पटना, ढाका, चिंचुरा, ये सब जगहों में जितने भी डच प्रॉपर्टीज थी वो चली जाती हैं ब्रिटिश के पास, और जो सुमात्रा में जो प्रॉपर्टीज थी जो उस जमाने में वो और अलग जगहों पे वो चली जाती है डच के हाथों से ब्रिटिश के हाथों में। तो ये एक अनोखा इतिहास है। और 1857 में पटना वॉज पार्ट ऑफ बंगाल, उसका एड्रेस लिखाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पटना, बंगाल प्रोविंस या बंगाल प्रेसिडेंसी जो उसका नाम था उस वक्त। अब 1912 में जब नया बिहार एंड उड़ीसा एक नया प्रदेश बनता है उमर, उसका कैपिटल पटना बन जाता है। सो पटना एक जिला से एक कैपिटल में कन्वर्ट होता है। उसका जो कहूँगा विटनेस है वो पटना कलेक्ट्रेट भी है। उसके बाद 1947 में जब आज़ाद होता है देश और यूनियन जैक से ट्राई कलर उसके माथे पर फहराया जाता है, उस वक्त भी पटना कलेक्ट्रेट मौजूद है। तो और उसके बाद ऑफ कोर्स अनगिनत तो अलग अलग पहलू हुए जो अलग अलग पीरियड्स को इस बिल्डिंग ने देखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इटली की पराजय हुई थी तो उसका जश्न मनाया गया था पटना में। इसी पटना कलेक्ट्रेट में गरीबों को खाना खिलाया गया था, उनके कलेक्टर ने ऑर्गेनाइज किया था। और आज ऑफ कोर्स 1980 में 81 में हमारे यहाँ जो ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी है, जो जिस गांधी की आपने सिकंदर मंजिल की चर्चा की, उस गांधी फिल्म की जो आइकॉनिक फिल्म है ऑस्कर विनिंग फिल्म, उसकी शूटिंग होती है। और इन सब पहलुओं के बावजूद भी हम पटना कलेक्ट्रेट के इतिहास से इल्म नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक समाज के रूप में हमारी अवेकनिंग की कमी है। और मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल रहनुमा हैं, जो सरकारी रहनुमा हैं, उनको कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए कि अपने प्रदेश और अपने शहर के इतिहास का जो असली रोल है उसको वो असली उस फॉर्म को वो सेलिब्रेट करें, ना कि जज करें। मैं अभी ये फाइनल क्वेश्चन अपनी बात को इसी के साथ कंक्लूड करूंगा। वो ये है कि आपने अभी एक बात कही थी कि डच लोगों ने पटना ही को क्यों सेंटर बनाया, जिसमें आपने जियो लोकेशन की बात की कि पटना का भौगोलिक जो लोकेशन है वो इतना अच्छा है। तो मुझे भी इस चीज़ का ख्याल आया कि सच में एक साइड सामने में गंगा नदी है और एक साइड पुनपुन नदी है और दूसरी जानी सोन नदी है। तो आज के डेट में सोन नदी तो तकरीबन मुर्दा हो चुकी है और इसके अलावा पुनपुन नदी में भी पानी कम रहता है। लेकिन इसी बीच में गंगा नदी जिसमें काफ़ी पानी रहते हैं, उसमें भी अब देख रहे हैं कि मैरीन ड्राइव टाइप से कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें पुल वगैरह बन रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या निगेटिव वे में? कि मेरे हिसाब से जो मुझे ये लगता है कि ये नेचर के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। तो इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ रेजिडेंट ऑफ पटना एंड एज समवन हु बिलोंग्स टू दिस सिटी, जिसे अपने शहर से काफ़ी प्रेम है, उसके नाते मैं बात कह रहा हूँ मैं, और ये सारी बातें मैं उसी के नाते कह रहा हूँ मैं, कि जब से मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा है मैंने तब से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। क्योंकि हम सब नागरिक का ये काम होना चाहिए कि अगर हम एक कॉन्शियंशियस सिटीजन हैं तो हम नॉट ओनली अपने आप के और अपने समाज के लोगों की चिंता करें, बट अपने आसपास की जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो कुदरत है हमारे आसपास, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कुदरत का ही फल है। हम जब तक अपने नेचर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अभी और हम और आप कुछ देर पहले देख रहे थे कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए हैं। हमें याद है इसके पहले 2013 में जो फ्लड्स आए थे, कैसे लोगों ने मकानात बना लिए थे मंदाकिनी नदी के किनारे, और उन मकानों को फिर नदी ने खुद में संभाल लिया। तो प्रकृति का जो प्रलय होता है वो कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध भी लेती है अपना वो। और मुझे डर लगता है इस बात का कि गंगा को हमने इतना प्रताड़ित किया है, गंगा के ऊपर हमने आई मीन इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग कि आप 20 किलोमीटर लंबा
आपने गंगा के बिल्कुल रीढ़ पे और गंगा के बिल्कुल गर्भ में जाकर के आपने पिलर्स गाड़ दिए हैं, पियर्स को गाड़ दिए हैं, और शहर ने उफ तक नहीं किया उमर भाई। तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये प्रकृति की प्रताड़ना है। ये प्रकृति के साथ एक भद्दा मजाक है ये। और यूथ वहां जाकर के सेल्फी लेकर फिल्टर लगाकर यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर ये लिखते हैं कि वाओ मरीन ड्राइव इन पटना। मैं इस बात से आपको लास्ट में इस बात से कहना चाहूंगा कि उन्हें बम्बई का मरीन ड्राइव चाहिए, लेकिन उनको पता होना चाहिए मरीन शब्द कहाँ से आता है। मरीन का मतलब होता है समुद्र के किनारे। बम्बई का जो मरीन ड्राइव है वो बैक बे रिक्लेमेशन एरिया का प्रोजेक्ट था, वो समुद्र के अंदर नहीं बना था, समुद्र के अंदर से जमीन निकाल करके बनाई गई थी। और एक नदी को और समुद्र को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि आज के युवा इसको कहीं ना कहीं उसने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। इस नेचर के प्रति जो भी मैं इसमें पूरे समाज का दोष मानता हूं। अगर आपको लगता है कि किसी नदी के साथ गलत हो रहा है तो क्या हम केवल नदी में बस आरती करने जाते हैं शाम के शाम? हमने बनारस की आरती कॉपी कर ली है, हमने अहमदाबाद का डांडिया कॉपी कर लिया है, लेकिन हमने क्या दिया है बाहर वालों को अपना? हमें बम्बई का मरीन ड्राइव चाहिए, हमें गोवा का बीच चाहिए डियरा पे, हमें गुजरात का डांडिया चाहिए, हमें राजस्थान की हवेली चाहिए, नहीं माफ करेंगे हवेली नहीं चाहिए, राजस्थान का खाना चाहिए केवल। लेकिन राजस्थान में जिस तरह से हवेलियों को बचाया गया है, पुरानी पुरानी धरों को बचाया गया है, हम वो नहीं सोचते। तो हम हर प्रदेश का सब कुछ अपने अंदर बांट लेना चाहते हैं, सब कुछ बना करके दुकान खोल लेना चाहते हैं। इतने सारे कैफे मशहूर कर गए हैं पटना में, क्या ये पुराने धरोहर में उन कैफे को नहीं खोला सकता था? तो मैं पटना के यूथ से यही बोलूंगा कि आप चाहे कलकत्ता की फेमस बिरयानी खा लें या आप बम्बई का मरीन ड्राइव बना लें, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने पटना का क्या दे रहे हैं। आप क्या आप अपने पटना का वजूद नहीं खो रहे हैं? आप सब कुछ एक आइडेंटिटी, एक बोरोड आइडेंटिटी है जो आपने क्रिएट कर लिया है। और मुझे इस कैंपेन के जरिए बस मैं यही चाहता हूं कि लोग अपने धरोहर से जुड़ें, अपने धरोहर को ओन करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, ओनरशिप हो। और भले इसका नाम सेव हिस्टोरिक पटना कलेक्ट्रेट है, क्योंकि हम चाहते थे कि इस कलेक्ट्रेट के ऊपर फोकस रहे। और इस कलेक्ट्रेट नाम जो कि एक बड़ा ही एक रेकंडाइट सा टर्म है, लेकिन एसोटेरिक सा टर्म लगता है, लेकिन हम चाहते थे कि ये जनमानस का एक शब्द बन जाए। और आज कहीं ना कहीं आप पूछेंगे तो कलेक्ट्रेट वर्ड हर कोई जान चुका है। और खैर लोग कलेक्ट्रेट को अलग अलग तरीके से कलेक्ट्री, कलेक्टोरिएट, कलेक्टेरिएट, कलेक्ट्री, आप गांव में जाएंगे तो लोग समारे नाले कोई नहीं बोलता है, माफ करेंगे। तो ये भी एक पर्पस ये भी था कि हम चाहते थे कि ये पटना कलेक्ट्रेट जो शब्द है वो खुद में ही इतना ज़्यादा लोगों के जहन में बस जाए कि लोग उसके लिए आगे बढ़ें और कंट्रीब्यूट करें। और मुझे लगता है कहीं हद तक लोगों का जो प्रेम मिला है, इसमें लोगों ने इस कैंपेन को जो मूवमेंट में तब्दील किया है, बस मैं आप लोगों से यही आभार है मेरा और अनुरोध है कि हम लोग आइए मिलकर काम करते हैं और सब मिल करके एक ऐसा पटना बनाते हैं जिसमें लोग कहें कि हाँ हम पटना गए तो हमने पटना का ये देखा। लोग पटना की दाद दें, लोग पटना की मिसाल दें, ना कि हम एक फोटोकॉपी बन जाए किसी दूसरे महानगर की। मेरा नाम है उमर अशरफ और